हेलो फ्रेंड, पढ़ाकू सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्त, पिछले वीडियो में हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 तक कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग आज इस स्लाइड से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के सीरीज़ में सबसे लास्ट है, वहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि स्टार्ट करने का काम करेंगे। दोस्त, आज से जो एक मेजर जो एक्ट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से स्टार्ट करेंगे। दोस्त, ये जो एक्ट था, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के सीरीज में सबसे लास्ट एक्ट था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के सीरीज में सबसे लास्ट एक्ट था। दोस्त, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के सीरीज में जो सबसे पहला कानून आया वो 1958 में आया, दूसरा कानून दोस्त 1919 में आया और तीसरा कानून दोस्त 1935 में आया। पिछले वीडियो में हम लोग 1958 और 1919 वाले जो कानून था उसे हम लोगों ने पढ़ने का काम किया है। आज हम लोग 1935 वाले कानून को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। दोस्त, भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में, भारत के संवैधानिक विकास में इस कानून का बहुत ही एक महत्वपूर्ण रोल रहा है। इस कानून के इसके रोल के कारण ब्रिटेन के एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं दोस्त, उनका नाम है दोस्त सर आइवर जेनिंग। वो बोलते हैं कि जो भारत का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो भारत का संविधान बनाया दोस्त 1949-1950 में, वो जो है दोस्त क्या है, ये कार्बन कॉपी है। कार्बन कॉपी है दोस्त किसका, तो इस कानून का कार्बन कॉपी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का। तो इस स्टेटमेंट को हम लोग दोस्त याद रखेंगे, एग्जाम में आ सकता है कि किसने कहा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है कार्बन कॉपी है किसका भारत का संविधान कार्बन कॉपी है। भारत का संविधान जो है दोस्त वो कार्बन कॉपी है किसका, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कार्बन कॉपी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। दोस्त, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पारित हुआ तो उस समय भारत के वाइसरॉय लॉर्ड विलिंगडन हुआ करते थे। लॉर्ड विलिंगडन उस समय भारत के जो थे वाइसरॉय लॉर्ड विलिंगडन हुआ करते थे। दोस्त, आइए दोस्तों, अब हम लोग क्या करते हैं, प्रोविज़न जानने का काम करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बहुत ही एक लंबा, बहुत ही एक कम्प्रीहेंसिव डॉक्यूमेंट था दोस्त, जिसमें 10 शेड्यूल था, 10 शेड्यूल हुआ करता था और 321 सेक्शन। इस डाटा को हम लोग याद रखेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में 10 शेड्यूल था और 321 सेक्शन था। तो दोस्त, इस डाटा को हम लोग को इसलिए याद रखना है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का भारत के संविधान पर एक गहरा प्रभाव था। इस कारण से हम लोगों को इस चीज़ को याद रखना जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। दोस्त, पहला प्रोविज़न ये था कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था वो ऑल इंडिया फेडरेशन, वो बोलता है कि भारत को एक ऑल इंडिया फेडरेशन के रूप में डेवलप किया जाएगा। इसका मतलब हुआ दोस्त अखिल भारतीय महासंघ के रूप में क्या करेगा, भारत को बनाया जाएगा। तो दोस्त, इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। अगर एग्जाम में आता है कि जो भारत को फेडरेशन बनाने के लिए जो है कौन सा एक्ट किस एक्ट का जो है मेन प्रोविज़न था कि भारत को एक फेडरेशन के रूप में, या तो फेडरेशन बोलेगा या तो ऑल इंडिया फेडरेशन बोलेगा। फेडरेशन मतलब होता है दोस्त संघ, संघ के रूप में बनाने के लिए प्रोविज़न किया गया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। हालांकि जो ऑल इंडिया फेडरेशन का जो कंसेप्ट था वो कंसेप्ट क्या हो गया दोस्त, फेल हो गया। कंसेप्ट हो गया दोस्त फेल इसलिए हुआ क्योंकि जो प्रिंसली स्टेट था उस समय जो राजा रजवाड़े हुआ करते थे वो फेडरेशन को ज्वाइन नहीं किया, उन्होंने फेडरेशन को ज्वाइन नहीं किया। फेडरेशन को ज्वाइन इस कारण से ये जो ऑल इंडिया फेडरेशन का कंसेप्ट था वो क्या हो गया, फेल हो गया। आइए दोस्तों, अगला प्रोविज़न जो था दोस्त वो ये था कि जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पावर को 2 पार्ट में बांट देता है, एक सेंट्रल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट, फिर प्रोविंशियल लिस्ट को 2 पार्ट में। बट इस कानून में सर क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है दोस्त कि जो अपना दोस्त पावर था, इस पावर को दोस्त 3 लिस्ट में, 3 लिस्ट में क्या होता है दोस्त, क्या बांट दिया जाता है, 3 लिस्ट में बांट दिया जाता है। इस 3 लिस्ट को दोस्त हम लोग बोलते हैं एक सेंट्रल लिस्ट,
दूसरा था दोस्त प्रोविंशियल लिस्ट और दोस्त कनकरेंट लिस्ट। जो दोस्त सेंट्रल लिस्ट था इसमें 59 सब्जेक्ट हुआ करता था, 59 सब्जेक्ट। इसमें दोस्त 54 सब्जेक्ट, प्रोविंशियल लिस्ट में 54 सब्जेक्ट हुआ करता था और कनकरेंट लिस्ट में 36 सब्जेक्ट हुआ करता था। कनकरेंट लिस्ट में दोस्त 36 कनकरेंट लिस्ट में दोस्त कितना, तो 36 सब्जेक्ट। कनकरेंट लिस्ट में दोस्त 36 सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट को हम लोग क्या करेंगे, याद करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्त, यहाँ से क्वेश्चन क्या होता है, बनता है। इसके बाद दोस्त क्या हुआ, अगला प्रोविज़न कि जो डायरकी 1919 में स्टार्ट हुआ था, उस डायरकी को यहाँ पर क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, अबोलिश कर दिया गया। उस चीज़ को, डायरकी को क्या कर दिया गया, तो अबोलिश कर दिया गया, डायरकी को अबोलिश कर दिया गया। डायरकी को दोस्त अबोलिश कर दिया गया और जो प्रोविंस था, प्रोविंस में कंप्लीट ऑटोनॉमी को क्या कर दिया गया, इस्टेब्लिश कर दिया गया, कंप्लीट ऑटोनॉमी। इसका मतलब हुआ दोस्त कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट था उसमें जो है आंतरिक, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के इंटरनल मैटर में, आंतरिक जो मैटर था उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट था उसका जो है कोई रोल नहीं रहा। तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं कंप्लीट ऑटोनॉमी। और ये कंप्लीट ऑटोनॉमी दोस्तों प्रोवाइड किया गया 1937 में। हालांकि प्रोविज़न गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में दे दिया गया, बट इसे अल्टीमेटली जो है इंप्लीमेंट किया गया 1937 में। 1937 में क्या होता है, इंप्लीमेंट किया गया। दोस्त जो हम लोग अभी पढ़े कि डायरकी जो है ख़त्म किया गया, डायरकी को इंड किया गया, तो इस डायरकी को दोस्त ख़त्म किया गया कहाँ पे, तो डायरकी ख़त्म किया गया प्रोविंसेस में, क्योंकि डायरकी प्रोविंसेस में ही आया था। क्योंकि डायरकी जो है दोस्त वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में डायरकी को प्रोविंस में इस्टेब्लिश किया जाता है, ना कि सेंटर में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्या करता है कि डायरकी को प्रोविंसेस में तो ख़त्म कर देता है, बट एट द सेम टाइम इसी डायरकी को सेंटर में क्या कर लेता है, अडॉप्ट कर लेता है। सेंटर में क्या हो गया दोस्त, लागू हो गया। प्रोविंसेस में क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया, और सेंटर में इसे लागू कर दिया डायरकी को। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो है क्या किया, एक तरफ डायरकी को ख़त्म किया, दूसरे तरफ जो केंद्र था वहाँ पर डायरकी को इस्टेब्लिश कर दिया। तो इस चीज़ को हम लोग याद रखेंगे, केंद्र में डायरकी को इस्टेब्लिश करने का काम करता है कौन, तो ये अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसके साथ साथ दोस्त क्या होता है, यह बाइकैमरलिज्म जो है इंट्रोड्यूस किया कहाँ पर, प्रोविंसेस में। बाइकैमरलिज्म जो है प्रोविंसेस में क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया। बोला कि जो 6 प्रोविंस था ब्रिटेन साम्राज्य के भारत में, जो 6 प्रोविंस थे वहाँ पर बाइकैमरलिज्म को क्या करता है, इंट्रोड्यूस कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के जरिए। ये जो 6 प्रोविंस थे दोस्त वो थे बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम, यूनाइटेड प्रोविंस जिसे हम लोग आज के उत्तर प्रदेश बोलते हैं, एंड दोस्त बंगाल। यहाँ पर क्या होता है कि बाइकैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। बाइकैमरलिज्म 6 स्टेट में, इस 6 स्टेट का हम लोग नाम याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बाइकैमरलिज्म मतलब द्विसदनीय। जिस तरह से हम लोग अभी पीछे पढ़ने का काम किया कि लोकसभा और राज्यसभा होता है, उसी तरीके से उस समय बाइकैमरलिज्म लोअर हाउस और अपर हाउस के रूप में क्या किया गया, बनाया गया। तो बाइकैमरलिज्म दोस्त आ गया। और इसके बाद दोस्त जो कम्युनल इलेक्टोरेट 1909 में स्टार्ट हुआ था, फिर इसे फर्दर 1919 में क्या किया, एक्सटेंड किया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट दोस्त 1935 वाला एक्ट जो था वो इसे फिर से क्या करता है कि और भी से और सेक्शन को, कम्युनिटी को प्रोवाइड करके और बढ़ा दिया गया। कम्युनल इलेक्टोरेट और भी जो समुदाय था भारत का उससे क्या किया गया, प्रोवाइड किया गया। तो इस समुदाय में दोस्त वीमेन, जो महिलाएं थी, महिलाएं को दिया गया। लेबर जो था, वर्किंग क्लास जो वर्कर था, लेबर, इसे दिया गया सेपरेट इलेक्टोरेट, कम्युनल इलेक्टोरेट। जो शेड्यूल्ड कास्ट था सर, जो शेड्यूल्ड कास्ट था उसे दिया गया, और शेड्यूल्ड ट्राइब ST SC इसे भी क्या किया गया, कम्युनल इलेक्टोरेट में इसे इंक्लूड कर लिया गया।
इसके बाद था दोस्त, जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में क्या होता है कि एक लिमिटेड फ्रेंचाइजी आता है, लिमिटेड फ्रेंचाइज, कुछ ही लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया। तो इस लिमिटेड फ्रेंचाइज को थोड़ा सा बढ़ा करके भारत के 10% जो नागरिक थे, 10% जो इंडिया का पॉपुलेशन था दोस्त, पॉपुलेशन कहना हालांकि ऐसे सही नहीं होगा, जो सिटीजन भारत के जो 10% सिटीजन थे उनको वोटिंग राइट दे दिया जाता है, मतलब वोट करने का अधिकार 10% लोगों को दे दिया जाता है। इसके बाद जो दोस्त इसका एक मेजर प्रोविज़न था वो ये था दोस्त, इसमें बोला गया कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनाया जाए, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्त इस चीज़ को हम लोग याद रखेंगे कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था, इसे बनाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 जो है वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में प्रोविज़न था जो प्रोवाइड किया कि एक गवर्नमेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नामक सेंट्रल गवर्नमेंट बनाया जाए। इस कारण से दोस्त क्या होता है, इस प्रोविज़न को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक आरबीआई एक्ट आता है, आरबीआई एक्ट 1934। इसके ज़रिए आरबीआई का क्या होता है, इस्टेब्लिशमेंट होता है। तो समझ गए, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था इसके लिए प्रोविज़न जो है 1935 में किया गया कि एज अ सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया जाए। बट जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था उससे आरबीआई एक्ट 1934 के जरिए बनाया गया था, आरबीआई एक्ट 1934 के जरिए से क्या गया था, बनाया गया था। और आरबीआई को बनाने के लिए दोस्त एक कमेटी था, हिल्टन यंग कमीशन, हिल्टन यंग कमीशन। इस कमीशन को हम लोग याद रखेंगे। हिल्टन यंग कमीशन के सिफारिश पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन होता है, हिल्टन यंग कमीशन, हिल्टन यंग कमीशन के। और दूसरी बात दोस्त, यहाँ पर क्या किया गया, बोला गया कि एक फेडरल कोर्ट बनाया जाए, फेडरल कोर्ट बोला गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 1935 बोला दोस्त कि में प्रोविज़न था कि एक फेडरल कोर्ट बनाया जाए। तो इस फेडरल कोर्ट को बनाने के लिए 1935 में बोला गया और 1937 में इसे इस्टेब्लिश कर दिया गया, 1937 में इसे इस्टेब्लिश कर दिया गया। और यही जो सर फेडरल कोर्ट था, ये आगे चल करके भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वो इसका क्या है दोस्त, सक्सेसर है, जो कि आगे चल के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बना, जो कि दोस्त आगे चल के क्या बनता है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बनने का क्या किया, काम किया। तो दोस्त इस तरह से हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी हम लोगों को कानून पढ़ना था उस सीरीज़ का क्या होता है दोस्त, अंत होता है। जो भी मेजर कानून थे हम लोग पढ़ लिए, हालांकि एक कानून अभी भी बचा हुआ है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। तो इस कानून को हम लोग क्या करेंगे कि जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उस हिस्ट्री में हम लोग इस कानून को पढ़ेंगे, क्योंकि सर इतिहास के बिना इस कानून को पढ़ना मतलब एक मूर्खता ही है, क्योंकि इसका प्रोविज़न जो है डायरेक्टली क्या है, इतिहास से ही रिलेटेड है। तो बिना इतिहास समझे आप इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को नहीं समझ सकते हैं। तो इस कारण से हम इसे हिस्ट्री के साथ पढ़ेंगे। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का जो प्रोविज़न था इसे क्या समाप्त हुआ। अब आप लोग क्या करेंगे दोस्त कि जो भी हम लोग अभी 3 वीडियो में जो भी एक्ट्स पढ़े हैं आप उसे क्या करेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे। अब अगले वीडियो में हम लोग दोस्त मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, भारत में संविधान कैसे बना, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अब हम लोग क्या करेंगे कि इस चैप्टर से डील करेंगे। दोस्त एक लेक्चर का ये वीडियो होगा मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। आप ज्वाइन करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें पढ़ाकू सेंटर को। पढ़ाकू सेंटर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्त।